बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है रहम करने वाला है। अच्छा स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 10 नंबर चैप्टर हम पढ़ेंगे सेकंड सेमेस्टर के। तो ये हमारे पास है लॉस डेथ एंड ग्रेविंग। ठीक है, तो हम ये बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो उससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, हमारे लिए मोटिवेशन होती है। तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, assess the physiologic sign of death, identify uh, identify belief and attitude about death in relation to age, discuss the various ways of helping the dying patient meet his her physiologic, spiritual, emotional need। ये हम पढ़ेंगे। डिस्कस केयर ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ, डेथ के बाद हम केयर कैसे करेंगे। डेथ द लीगल, हाँ, डिस्कस द लीगल इम्प्लीकेशन ऑफ डेथ। तो डेथ के लिए कौन सा लीगल हम उनको रिक्वेस्टिंग करेंगे, तो ये भी हम पढ़ेंगे। डिस्क्राइब हाउ अ नर्स मीट अ डाइंग पेशेंट नीड ऑफ कंफर्ट। ठीक है, तो हम डाइंग पेशेंट से एज ए नर्स हम कैसे मिलेंगे, मतलब उसको उसका केयर कैसे करेंगे, उसकी जो नीड है। ठीक है, डिस्कस इम्पोर्टेंट फैक्टर इन केयरिंग फॉर द बॉडी आफ्टर डेथ। ठीक है, तो हम उसकी जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होती है ना, और उसकी केयरिंग के लिए आफ्टर डेथ, तो हम कौन कौन से केयर करेंगे। लेट्स चेंज द डेट अकर इन द बॉडी आफ्टर डेथ। तो डेथ, जब बॉडी डेथ हो जाए तो फिर उसके बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आ जाते हैं। डिफाइन टर्म रिलेटेड टू लॉस एंड ग्रीविंग। ये टर्म हम पढ़ेंगे, लॉस क्या है और ग्रीविंग क्या है। फिर हम डिस्कस गोबलर रोज थ्योरी टू असेस ग्रीविंग बिहेवियर। तो हम गोबलर रोज की जो थ्योरी उसने पेश की। ठीक है, तो ये भी हम पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्रिप। तो उसकी जो कॉमन निशानात है ग्रिप्स के, तो वो भी हम पढ़ेंगे। मतलब डिस्कस द इफेक्ट ऑफ मल्टीपल लॉस ऑन द ग्रिप प्रोसेस हम पढ़ेंगे कि मल्टीपल लॉसेस जब हो जाए तो इससे मतलब ग्रिप कैसे कर होते हैं। फिर अप्लाई द नर्सिंग प्रोसेस, और उसके बाद हम नर्सिंग प्रोसेस कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर लॉन्ग है, तो हम 2 पार्ट्स में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कवर करेंगे। फिर हमारे पास सबसे पहले इंट्रोडक्शन है कि बर्थ एंड डेथ आर टू एस्पेक्ट ऑफ लाइफ विच विल हैपन टू एवरीवन। ठीक है, तो हमारे पास 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक बर्थ होते हैं, एक डेथ होते हैं। 2 एस्पेक्ट है यार, और हर किसी के लाइफ में आते हैं। ठीक है, dying and death are painful and personal experience for those that are dying and their loved one carry for them। ठीक है, तो हमारे पास डेथ और डाइंग एक ऐसे कंडीशन होते हैं एक इंसान के लिए, एक पर्सनली वो परसीव करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा क्या है कि पेनफुल एक्सपीरियंस होते हैं। ठीक है, जब आप एक मतलब एक पर्सन से मोहब्बत करते हैं और वो आपसे, हाँ, मतलब या डाइंग कंडीशन में हो या डेथ कंडीशन में हो जाए, तो फिर आपको क्या पेन महसूस होगा। ठीक है, डेथ अफेक्ट ईच पर्सन इंडिविजुअल इन मल्टीपल वे इंक्लूडिंग फिजियोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली। ठीक है, तो हमारे पास जब डेथ हो जाए तो एक पर्सन के, तो उस वो आप पे मतलब बहुत सारे वे है जो आप पे इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल उसने बताया कि फिजियोलॉजिकली तो एक बंदा जो है वो आपसे मतलब कम हो गया, तो ये भी आपके साथ एक क्या है कि आप पे इफेक्ट हो गया। फिर साइकोलॉजिकली तो आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, इसी तरीके से इमोशनली आप बहुत ज़्यादा इरिटेबल होंगे, और इसी तरीके से स्पिरिचुअलिटी, आपकी जो रूहानियत है वो भी इफेक्ट होती है जब एक पर्सन की क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है। फिर आप फाइनेंशियली जो है वो भी क्या हो जाते हैं, इफेक्ट होते हैं। मेरा हमारे पास डिफिनीशन क्या है डेथ की। डेथ इज डिफाइंड एज द irreversible cessation of all vital sign function, especially as indicated by permanent stoppage of the heart rate, respiration and higher brain function। ठीक है, तो हमारे पास जब मुकम्मल तौर पर क्या हो जाते हैं, इरिवर्सिबल का मतलब ये है कि वो दोबारा जिंदा नहीं होता। ठीक है, तो इरिवर्सिबल क्या हो जाते हैं, स्टॉप होते हैं ऑल वाइटल साइन, जब
एक पर्सन की तमाम वाइटल साइन जो है वो स्टॉप हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्या हो जाते हैं, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी, ये सब चीज़ें, ब्रेन का फंक्शन काम करना छोड़ दें, ठीक है, और वो परमानेंट स्टॉप हो जाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, डेथ कहते हैं, ठीक है। ये परमानेंट होती है, परमानेंट स्टॉपेज होती है डेथ में। डेथ इज द cessation or permanent termination of all the biological function that sustain a living organism, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, फंक्शन होते हैं बायोलॉजिकली, तो वो क्या करा देते हैं, वो स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है, और परमानेंट उनकी टर्मिनेशन हो जाती है, ठीक है। डाइंग मीन अप्रोचिंग टू डेथ, तो ये हमारे पास क्या हो जाती है कि ये डाइंग डाइंग कंडीशन, उसको कहते हैं कि एक पर्सन ऐसा हो कि वो अप्रोच करते हैं, मतलब वो नज़दीक होते हैं डेथ को, ठीक है। मतलब जो क्रोनिक स्टेज में कैंसर के मरीज होते हैं, आखिरी टाइम में जो, मतलब डेज या मंथ, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, अप्रोचिंग टू डेथ, डेथ उसको डाइंग कंडीशन कहते हैं। फिर हमारे पास फिजियोलॉजिक साइन ऑफ डेथ, तो किसी तरीके से हमको पता चलता है कि एक पर्सन डेथ है या नहीं है, तो उसके लिए द फोर्थ मेन करेक्टरिस्टिक चेंज आर, ठीक है। तो हमारे पास फोर्थ जो करेक्टरिस्टिक है वो यही है कि लॉस ऑफ मसल टोन, कि उसकी जो मसल टोन होती है ना, उसकी जो कंट्रेक्शन रिलैक्सेशन का जो कैपेबिलिटी होती है वो लॉस होती है। फिर हमारे पास स्लोइंग ऑफ द सर्कुलेशन, ठीक है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है कि सर्कुलेशन जो है वो स्टॉप हो जाती है। फिर हमारे पास चेंज इन द वाइटल साइन, ठीक है। तो उसकी जो वाइटल साइन होती है, मतलब रिस्पायरेशन, हार्ट रेट, पल्स, ब्लड प्रेशर, ये सब चीज़ें जो है वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, चेंज होते हैं। चेंज का मतलब ये है कि वो या तो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, ठीक है। सेंसरी इम्पेयरमेंट हो जाते हैं, मतलब जितने भी स्टिमुलस वो डिटेक्ट कराते हैं, वो स्टिमुलस जो है वो उस वो फिर डिटेक्ट नहीं कराते, ठीक है। जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं ना, तो वो डिटेक्शन नहीं एक्सेप्ट करते, ठीक है। द फॉलोइंग गाइडलाइन फॉर, ये जो ऊपर हमने फोर करेक्टरिस्टिक बताई, तो ये नॉर्मल होती है, ठीक है। जो हर किसी को, मतलब वो जब आम पर्सन आ जाए और वो देखते हैं, तो ये फोर वाइटल साइन उसमें चेक, मतलब 4 पॉइंट जो है वो चेक करते हैं। लेकिन द फॉलोइंग गाइडलाइंस फॉर फिजिशियन इन एज इंडिकेशन अपडेट, जब डॉक्टर का गाइडलाइन जो है वो भी फोर है, तो उसमें सबसे पहले जो डॉक्टर चेक करते हैं, टोटल लेक ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ टू एक्सटर्नल स्टिमुलेशन, कि क्या करा देते हैं, सबसे पहले वो डेड पेशेंट को चले जाते हैं और डेड पर्सन के पास चले जाते हैं और उसको टच कर देते हैं कि कोई रिस्पांस वो देता है या नहीं देता। फिर हमारे पास नो मस्कुलर मूवमेंट, फिर वो देखता है उसकी चेस्ट को, कि स्पेशली कोई ब्रीथिंग को देखता है कि उसकी जो मतलब रेब्स और चेस्ट होते तो वो मूवमेंट करता है या नहीं करता, मतलब इनहेलेशन एक्सहेलेशन करता है या नहीं करता। तो मस्कुलर मूवमेंट चेक करता है, अगर ना हो तो फिर वो कंसिडर कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट भी करेक्ट हो गया डेट के। फिर हमारे पास अगर रिफ्लेक्स नहीं देता हो, कोई भी किसी तरह का भी रिफ्लेक्स नहीं हो, तो फिर वो थर्ड नंबर पॉइंट जो है वो भी करेक्ट हो गया डेट के। फिर हमारे पास उसकी इंसेफेलोपैथी, जो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम होते हैं, मतलब जो ब्रेन की एक्टिविटी के लिए वो कराते हैं, तो जब प्लेट हो जाते हैं ना, तो फिर क्या हो जाते हैं, फिर वो मतलब कंसिडर हो जाते हैं एज अ डेट। पोर जो है वो ऊपर पोर, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये पोर, ये भी आपको याद होना चाहिए, और ये जो पोर है ये तो लाजमी आपको होना चाहिए। और ये किसकी मतलब रिकमेंडेशन है, ये हमारे पास ये हमारे पास फिजिशियन की गाइडलाइन है, ठीक है। ये भी आपको याद होना चाहिए। फिर हमारे पास बिलीव होते हैं, बिलीव इन एटीट्यूड अबाउट इट इन रिलेशन टू एज, रिलेशन टू एज, ठीक है। तो हमारे पास ये मुख्तलिफ किस्म की बिलीव्स होते हैं। तो इनफेंसी टू 5 ईयर, तो इससे भी बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। इन्फेंट्स टू 5 ईयर डज नॉट अंडरस्टैंड कंसेप्ट ऑफ डेथ, बिलीव डेथ इज रिवर्सिबल टेम्पररी डिपार्चर और स्लीप, ठीक है। तो हमारे पास 5 ईयर के टाइम में कोई भी किसी तरह का भी कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होते, ठीक है।
किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आप कंसेप्ट अपडेट नहीं होते एक मतलब इन्फेंस को, ठीक है। तो ये आप इसी तरीके से याद रखें कि 5 ईयर में कोई भी अंडरस्टैंडिंग उसको डेट के बारे में नहीं होती, और वो बताती है कि रिवर्सेबल है, कि वो बताती है कि ये क्या है, मतलब वो कंसिडर कर लेते हैं कि ये टेम्पररी डिपार्चर होते हैं, वो स्लीपिंग कंडीशन में है, फिर बाद में वो उठेगा। लेकिन ये तो इन्फेंसी की बिलीफ है, ठीक है। फिर हमारे पास जो 5 से 9 ईयर की मतलब चाइल्ड की जो बिलीफ होते हैं, तो वो कंसिडर कर लेते हैं कि अंडरस्टैंड डेट इज फाइनल, बिलीव ऑन डेट can be avoided, belief wise in unrelated action can be responsible for for death, ठीक है। तो हमारे पास क्या करा देते हैं कि वो ये कंसिडर कर लेते हैं कि बिलीफ और डेथ तो फाइनल है, लेकिन वो उसकी जो वो खुद के लिए वो अवॉइड करते हैं, ठीक है। अपनी जो वाइश होती ना, तो वो अपने लिए डेट कंसिडर नहीं करते, लेकिन वो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि डेट फाइनल होते हैं, ठीक है। तो ये इसी तरीके से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये काफ़ी पेश करा देते हैं वो लोग केमी वाले, ठीक है। फिर हमारे पास 9 to 12 ईयर में क्या होता है कि बिगिन टू अंडरस्टैंड ओन मोर्टिलिटी एक्सप्रेस इन आफ्टर लाइफ एंड फेयर ऑफ डेथ, ठीक है। तो हमारे पास 9 to 12 ईयर जो है, और वो भी मतलब वो कंसिडर कर लेते हैं कि फिर इसके बाद 9 to 12 ईयर में वो अपने आप पे ये कंसिडर कर लेते हैं कि वो एक्सप्रेस करा देते हैं अपने लाइफ पे कि डेथ क्या है, फाइनल है, ठीक है। मतलब डेथ लाजमी है, ठीक है। और फिर डेथ के बाद कम्प्लीटली परमानेंटली स्टावेज ऑफ ऑल वाटलसेन, ये सब चीज़ें हो जाती है, ठीक है। तो ये याद रखें कि बिगिन अंडरस्टैंड ऑफ मोटिलिटी बिलीव किस टाइम से होते हैं, 9 to 12 ईयर, ठीक है। ये एमसीक्यूज में आया था, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास ये है कि 12 to 18 ईयर may still hold concept from previous developmental stage, may seem to reach adult perception of death but be emotionally unable to accept it, ठीक है। तो हमारे पास जो 12 से लेके 18 ईयर तक एज किसी की बंदे का होता है, मतलब चाइल्ड का होता है, तो क्या करा देते हैं वो एक कंसेप्ट तो होल्ड कराते हैं, मतलब वो तो मानते हैं कि डेथ तो है प्रीवियस डेवलपमेंटल स्टेजेस में, हमने हमने बताया। लेकिन वो जब रीच होते हैं, मतलब एडल्ट स्टेज में आ जाते हैं, ठीक है। तो फिर वो म- पूरा मान मान लेते हैं कि डेथ है, लेकिन वो अपने लिए नहीं मानते, ठीक है। मतलब वो इमोशनली एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। लेकिन उसका कंसेप्ट थोड़ा डेवलप होते हैं कि डेथ होते हैं, ठीक है। ये वो डेथ का जो कंसेप्ट है वो होल्ड कराते हैं, लेकिन ये आप याद रखें कि इमोशनली वो एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं 18 to 45 ईयर में, वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर जो एडल्ट होल्ड होते हैं ना, हैज़ एटीट्यूड टूवर्ड दैट इन्फ्लुएंस बाय रिलीजियस एंड कल्चर, ठीक है। तो 18 से लेके 45 ईयर तक उस पे अपने रिलीजियस की बिलीव होते हैं, ठीक है। और कल्चर वो उस पे इन्फ्लुएंस करते हैं कि डेथ इज फाइनल और डेथ इज परमानेंट, ठीक है। फिर हमारे पास 45 ईयर से लेके 65 ईयर तक जो है वो हमारे पास एक्सेप्ट ओन मोटिलिटी है। फिर जो 45 to 65 ईयर में वो मुकम्मल तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मोटिलिटी मोटिलिटी का मतलब टू टर्मिनोलॉजी है, एक मोटिलिटी है, एक मोर्बिडिटी है, ठीक है। तो मोटिलिटी जो डेथ रेशो का होता है, मतलब सडनली जब डेथ वाक़ हो जाते हैं ना, तो उनको हम मोर्टिलिटी कहते हैं। डायरेक्ट जब एक्सीडेंटल डेथ वाक़ हो जाए, तो उनको हम मोर्टिलिटी कहते हैं। और जो मोर्बिडिटी होते हैं, तो वो हमारे पास जब इन्फेक्शन या डिजीज़ वगैरह की वजह से एक डेथ वाक़ हो जाए, तो उनको हम मोर्बिडिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी याद रखें। एनकाउंटर डेथ
पेरेंट्स एंड सम पीर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो हमारे पास वो देखते हैं अपने पेरेंट्स को कि वो भी चले, मतलब वो डेट डेट हो चुकी थी, ठीक है। और इसी तरीके से अपने दोस्तों को, अपने कुलीग्स को देखते हैं कि ये सब तो डेट हुए, ठीक है। तो इसी वजह से उन वो अपने मोटिलिटी भी क्या करा देते हैं, एक्सेप्ट करा देते हैं। और किस एज में, 45 से लेकर 65 ईयर तक, ठीक है। फिर हमारे पास 65 ईयर एनी से जो एबव टाइम होते हैं ना एक पर्सन के, तो वो पेयर आर प्रोलॉन्ग इलनेस सिंस सीज डेथ एज हैविंग मल्टीपल मीनिंग। फॉर एग्जांपल फ्रीडम फ्रॉम पेन रिन्यू विद ऑलरेडी डिक्रीज पेन, ठीक है। तो हमारे पास जब एबव आप 65 ईयर होते हैं ना एक पर्सन, तो फिर वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारों में क्या हो जाते हैं, होड़ हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जो इलनेस कंडीशन उस पे आ जाते हैं। तो फिर ये चाहता है कि हम इस पेन से आज़ादी हासिल किया जाए, ठीक है। मतलब हम इस पेन और बीमारी और इसी तरीके इलनेस की जो हमारा कंडीशन चल रहा है, तो उससे हमको आज़ाद किया जाए। तो फिर ये अपनी मर्ग की क्या मर्ग चाहता है, ठीक है। तो इसके अब वो क्या चाहता है कि वो मल्टीपल इलनेस में मुब्तला हो जाते हैं, तो इसी वजह से। और जो इर्द गिर्द उसकी जो फैमिली होते तो वो भी डिक्रीज होती है, मतलब उसकी जो दादा दादी और इसी तरीके से माँ बाप वगैरह, ये सब चीज़ें क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो फिर वो चाहती है कि हम हमारा डेथ हो जाए, ठीक है। फिर वो एक्सेप्ट कराते हैं। तो ये जो हमने आपको जो एयरली जो कंट्रीब्यूशन दिया ना, तो ये सब इसी तरीके से याद किया जाए, ठीक है। फिर हमारे पास डाइंग पेशेंट, वी मे हेल्प द डाइंग पेशेंट मेट हिज हार्ट, ठीक है। तो डाइंग पेशेंट के लिए आप 3 टाइप्स के मतलब नीड उनको पूरा करना है, ठीक है। सबसे पहले जो है वो हमारे पास फिजियोलॉजिकल नीड है, फिर इसके बाद स्पिरिचुअल नीड है, फिर इसके बाद जो है वो हमारे पास इमोशनल नीड है, ठीक है। तो ये हम एक एक पढ़ेंगे। तो मीटिंग फिजियोलॉजिक नीड ऑफ द डाइंग पेशेंट, तो डाइंग पेशेंट के लिए हम फिजियोलॉजिक नीड क्या देंगे, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि प्रोवाइडिंग पर्सनल हाइजीन, उनको हाइजीन देंगे, मतलब उसका केयर करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास क्या करेंगे कि कंट्रोलिंग पेन, उसकी पेन की कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के मसाज वगैरह ये सब चीज़ें, और मतलब स्पॉन्जिंग करेंगे, ये सब चीज़ें हम फिजियोलॉजिकल नीड में करेंगे, ठीक है। ताकि उनकी पेन को जो ये रिलीव हो जाए, ठीक है। तो रिलीविंग रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, अगर कोई किसी तरह का भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो, डिस्पनिया हो, तो उनको दूर करने की कोशिश करेंगे थ्रू द ऑक्सीजनेशन, मास्क लगाएंगे सब, ठीक है। फिर उसको क्या करेंगे, हाँ, जो फिजियोलॉजिक नीड है, तो असिस्टिंग विद मोमेंट, न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन एंड एलिमिनेशन, ठीक है। तो हमारे पास ये सब चीज़ें हम करेंगे कि उनकी मोमेंट, न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन की हम ख्याल करेंगे, असिस्ट करेंगे, कोई किसी का तरह का भी कोई कमी उसमें हो तो उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एज ए नर्स प्रोवाइडिंग कंफर्ट टू द पेशेंट एंड रिलीविंग पेन, ठीक है। तो हम हर हालत में पेशेंट को कंफर्ट होने की क्या करेंगे, कंफर्टेबिलिटी उनको प्रोवाइड कराने है, ठीक है। तो ये सब उसी तरीके से याद करना है, उससे भी इंस्यूज आया था, ठीक है। फिर हमारे पास स्पिरिचुअल नीड है। तो स्पिरिचुअल नीड में सबसे पहले जो है आइडेंटिफाई पैशन स्पिरिचुअल नीड, तो उसकी रूहानियत की जो नीड होते तो वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट द बिलीव ऑफ पेशेंट, ठीक है। तो बिलीव उसकी, हर पेशेंट की बिलीव अपना होता है, ठीक है। किसी का हिंदुज़म बिलीव होता है, किसी का मुस्लिम बिलीव, किसी का क्रिश्चियन बिलीव, ठीक है। तो हम एज ए नर्स ऐसा करेंगे कि हर किसी की बिलीव का एहतराम करेंगे, ठीक है, रिस्पेक्ट देना है। फिर बी विलिंग टू लिस्टिंग एंड डिस्कस इशू ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। तो उसको उसके साथ किया स्पिरिचुअलिटी के बारे में डिस्कशन करना है, ठीक है। कोई भी इशू हो तो उनको डिस्कस करना है पेशेंट को।
डेमोन्स्ट्रेट एम्पैथी, तो उनको मेहरबान हमदर्दी जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करना है। इसमें स्पिरिचुअल सपोर्ट में ये पॉइंट जो है वो डेमोन्स्ट्रेट कराने हैं। फिर इसमें हम दूसरे जो नीड है वो मैं आपको बताती हूँ, उसमें ये पॉइंट अलग है, लेकिन उनको स्पिरिचुअल सपोर्ट में हम उनको डेमोन्स्ट्रेशन कराने हैं हमदर्दी के। फिर क्या कि प्रोवाइड अ सपोर्टिव प्रेजेंस, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ठीक है। फिर इसके बाद रेफर टू कम्युनिटी रिसोर्सेज और स्पिरिचुअल लीडर। फिर अगर वो चाहता है तो कम्युनिटी जो लीडर होते हैं तो उसको भी उससे मतलब डिस्कशन कराना है, ठीक है। उसको उसके साथ वो रेफर करेंगे, और कम्युनिटी में जितने भी रिसोर्सेज उसको चाहिए होती है तो वो लीडर, जो कम्युनिटी का लीडर होते हैं, तो वो उसको रेफर कर देते हैं, ठीक है। किसी तरह का भी नीड हो तो वो पूरा कर देते हैं। फिर हमारे पास नॉलेज एंड प्रोवाइड फॉर द रिचुअल, ठीक है। तो हम जो रिचुअल, हमने पहले भी बताया कि रिचुअल एक ऐसी एक्टिविटी है कि वो हम बार बार करेंगे, उसमें कोई लिमिट नहीं होते। फॉर एग्जांपल हम अगर एज अ मुस्लिम देखें तो हम क्या कराते हैं कि प्रेयर कर लेते हैं, नमाज कर लेते हैं, तो ये हम डेली कंटिन्यूसली करेंगे और कोई लिमिट नहीं होते, ठीक है। फिर ये हिंदू के अलग पूजा वगैरह ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। तो आप उसको ये नॉलेज प्रोवाइड करना है कि रिचुअल मतलब अपना बरकरार रखना है। फिर हमारे पास थर्ड नंबर जो है वो हमारे पास इमोशनल नीड है, ठीक है। तो इमोशनल सपोर्ट हम पेशेंट को ऐसा देंगे कि उनकी कंप्रेशन डिज़ायर टू हेल्प, जो उसकी मतलब डिज़ायर में हो, ख्वाहिश में हो, ठीक है, तो उनको उसको प्रोवाइड करना है, ठीक है। फिर उसको रिस्पॉन्सिवनेस टू इमोशनल नीड, ठीक है। तो आप क्या करना है कि जो इमोशनल नीड होते तो उनको हम रिस्पॉन्स करेंगे, कोई भी किसी तरह का भी इमोशनल नीड हो तो वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। फिर हमारे पास मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड, तो उसका जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है ना, तो वो भी मेंटेन कराना है, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं कि एक्सपीरियंसिंग एम्पैथी, ठीक है। तो हमने आपको बताया भी कि जो स्पिरिचुअल लीड है उनमें डेमोन्स्ट्रेट एम्पैथी था, लेकिन इस जगह पे हमारे पास एक्सपीरियंस एम्पैथी है, ठीक है। तो ये आप इसकी डिफरेंस याद रखें, ठीक है। अगर आपको आ जाए तो फिर आपको पता हो कि स्पिरिचुअल नीड में हमारे पास डेमोन्स्ट्रेट एम्पैथी था, मतलब हमदर्दी को बयान करना। और फिर ये इमोशनल नीड को ये कि एक्सपीरियंसिंग एम्पैथी है, उनको क्या करना है, एक्सप्रेसिंग कराना है एम्पैथी, ठीक है। हमदर्दी उस पर लागू कर दें। फिर इसके बाद हमारे पास अटेंडिंग वॉइस, और जितने भी उसके ख्वाहिशात होते हैं ना, तो वो क्या करना है, उसको सपोर्ट देना है, जो लीगल वॉइस होते, ठीक है। फिर उसके बीइंग प्रेजेंट मतलब है कि हर वक्त उसकी जितनी भी मतलब नीड होते तो आप प्रेजेंट होना चाहिए। कोई भी किसी तरह का भी इमोशनल नीड उनको पूरा किया जाए, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं कि फिजिकल चेंज आफ्टर डेथ कौन कौन से आ जाती है, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास फिजियोलॉजिकल जो फिजिकल जो चेंज होते हैं आफ्टर डेथ, तो वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो फ्यूपल सबसे पहले क्या हो जाते हैं कि डायलेट हो जाते हैं, प्यूपल फिक्स होते हैं एंड डायलाइट होते हैं, ठीक है। जब एक इंसान मर जाते हैं ना, तो उनकी प्यूपल जो है वो डायलाइट हो जाते हैं, ठीक है। जो नैरो ओपनिंग होते हैं हमारे आइस के, मतलब जो आयरस के आयरस के दरमियान में होते, ठीक है। फिर हमारे पास अल्गर मोर्टस होते हैं। अल्गर क्या है कि रैपिड कूलिंग ऑफ द बॉडी जब हो जाए, ठीक है। जब बॉडी के पास आप चले जाते हैं पर्सन, ठीक है, डेड पर्सन हो, तो उनकी बॉडी जो जब आप चेक करेंगे ना, तो वो रैपिड कूलिंग अब कूल होते हैं ना उसकी बॉडी, तो उसका जो कंडीशन है वो हमारे पास अल्गर मोर्टस है, ठीक है। मोर्टस बेसिकली जो है वो डेथ को कहते हैं, ठीक है। तो फिर हमारे पास रेजर मोर्टस है, ठीक है। तो रेजर मोर्टस वो कंडीशन है, ठीक है,
रेजर मोटर्स वो कंडीशन है कि स्टिफनेस ऑफ द बॉडी डेवलप 2 to 4 आवर, ठीक है, आफ्टर डेथ। तो ये आप याद रखें, किसी भी कोई भी क्वेश्चन में आपको टाइमिंग दे, फॉर एग्जांपल चेन में, हाँ, और इसी तरीके से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि जब स्टिफनेस ऑफ द बॉडी हो जाए आफ्टर 96 आवर बाद, तो फिर ये कौन सा कंडीशन है, फिजिकल चेंज आफ्टर डेथ। तो ये हमारे पास रेजर मोटिस है, ठीक है। फिर हमारे पास लेवर मोटिस है। तो लेवर मोटर्स में क्या हो जाता है कि एक पर्सन जब हम देखते हैं और उसकी पर्पल डिस्कलरेशन ऑफ स्किन इन डिपेंडेंट एरिया, ठीक है, तो जितने भी डिपेंडेंट एरिया, फॉर एग्जांपल फुट हो गया, हाँ, हैंड हो गया, ठीक है, और जितने भी पेरिफेरल रीजन होते हैं, तो अगर वो उसकी कलरेशन पर्पल हो जाती है स्किन के, तो आप समझ लीजिए कि ये कौन सा कंडीशन है हमारे पास, लेवर मोर्टिस है, ठीक है। तो ये फोर लाजमी याद रखें, इससे एक आयन लाजिम आते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास केयर आफ्टर डेथ हम कैसे करेंगे पेशेंट के। तो डेथ डिक्लेरेशन डेथ सर्टिफिकेट बाय फिजिशियन, एट्रोफी करेंगे, मतलब रिटन इन्फॉर्मेशन लेंगे पेशेंट से। रिटर्न परमिशन ऐसी इसी तरीके से कि उसको उससे मतलब जो हैंड के टर्म होते हैं, वो फिंगरप्रिंट लेके कोई भी मसला आ जाए, तो एक मतलब किया करेंगे, वो आपके ज़िम्मे होगा, मतलब परमिशन लेते हैं। फिर वो कस्टम इन प्रिंसिपल आर कीप इन माइंड, ठीक है, तो ये मुख्तलिफ किस्म के प्रिंसिपल होते हैं, तो ये वो एज ए नर्स और एज ए फिजिशियन वो अपने माइंड में रखते हैं। पोजीशनिंग बॉडी स्टैंडिंग स्टैंडिंग एंड आर्म लेग एट द साइड, ठीक है, तो जब उसकी आफ्टर डेथ आप क्या करेंगे कि उसकी जो हाथ होते हैं ना, तो वो साइड पे ले जाते हैं, ठीक है, उसकी पोजीशन साइड पे होना चाहिए आर्म की, ठीक है। फिर आईज आर क्लोज इन स्लीप, उसकी आईज को जो है वो क्लोज करना है, ठीक है, अगर खुला रह जाते हैं और वो डेथ होते हैं, तो फिर उनकी आईज को क्या कराना है, क्लोज कर देना है, ठीक है, ताकि ऐसा लगता है कि वो स्लीपिंग कंडीशन में है। डीनेचर और रिमूव प्रोप स्किन चिन इन पोजीशन विद बैंडेज, सब जो बैंडेजेस वगैरह जितने भी वगैरह ये सब चीज़ें हैं वो रिमूव करना है, ठीक है, मैंडिबुलर से, मतलब जितने भी ड्रग्स वगैरह ये सब चीज़ें उसको रिमूव करना है। रिमूव ऑल अपेंडिक्स अप्लायंस यूज द पेशेंट केयर, फॉर एग्जांपल कैथेटर ट्यूबिंग, जितने भी कैथेटर वगैरह है अगर वो लगा हुआ है तो उसको भी रिमूव करना है, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं कि रिमूव ऑल द एप्लीकेंट्स यूजिंग फॉर पेशेंट केयर, फॉर एग्जांपल कैथेटर हो गया, ट्यूबिंग, आईवी सेट्स हो गया, सब चीज़ें रिमूव करना है, ठीक है। रिमूव ऑर्नामेंट्स एंडलेस देम टू रिलेवेंट, ठीक है, तो सब चीज़ें जो है वो रिमूव करना है उसकी मतलब, ठीक है। ऑल ओरिफाइसेस आर to be plugged with cotton to prevent escape of body discharge, ठीक है, तो जितने भी ओरिफाइज होते हैं ना, तो उनको क्लोज कर देना है, ठीक है, प्रिवेंट कर देना है, ताकि कि कोई किसी तरह का भी अगर ऐसा पेशेंट हो कि ट्रांसमिटेड डिजीज उसको हो, ताकि वो ट्रांसमिट ना हो जाए, ठीक है। मतलब नोज के जो ओरिफाइज होते हैं, माउथ माउथ तो नहीं होते लेकिन नोज होते हैं, इस तरीके से कान वगैरह ये सब चीज़ें माउथ में भी कुछ पेशेंट के लिए रखते हैं, ठीक है, तो कार्टन रखते हैं। प्रिवेंट ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज, तो ये स्प्रेड ऑफ डिजीज के लिए जो वो सील करा देते हैं, ठीक है, जब बाहर कंट्रीज में डेट हो जाए फिर वो उनको सील किया जाता है, ठीक है, बर्फ वगैरह इस चीज़ों में रख दिए जाते हैं ताकि कोई भी डिजीज़ वगैरह स्प्रेड ना हो जाए। फिर इसके बाद सेट बॉडी क्लीन एंड नीटली ड्रेस, ठीक है, तो फिर वो बॉडी को क्लीन करा देते हैं और ड्रेस को जो कि मतलब वो क्या कहते हैं, अप्लाई करा देते हैं। एंड आइडेंटिफिकेशन टैग लगाते हैं। आइडेंटिफिकेशन टैग का मतलब ये है कि उसकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए उसको एक टैग लगाते हैं, ठीक है, उसकी जो पुट के थंब होते हैं ना, तो उस पे लगाते हैं। If relevant are present, then body is handed over, then
विद प्रॉपर रिटन लीगल अथॉरिटी परमिशन, ठीक है। अगर उसकी अटेंडेंस प्रेजेंट हो तो वो बाय हैंड उनको देते हैं और उसके रिटन परमिशन लेते हैं, ठीक है। मेंटेन रिकॉर्ड अपडेट एंड इन्फॉर्म टू अथॉरिटी फ्रॉम रजिस्टर अपडेट, ठीक है, फॉर बॉडी, ठीक है, तो वो रजिस्टर करा देते हैं बॉडी एज अ डेट, ठीक है। वो अथॉरिटी के अपना रूल होते हैं। इधर लीगल एस्पेक्ट अपडेट, डेट से हम कौन कौन से एस्पेक्ट कर देते हैं हमारे पास लीगल होते हैं। तो फेडरल एंड स्टेट लॉ रिक्वायर्ड दैट इंस्टीट्यूशन डेवलप पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर सर्टन इवेंट दैट अकर आफ्टर डेट, ठीक है। तो मुख्तलिफ किस्म के इवेंट होते हैं जो कि आफ्टर डेट, मतलब ये पॉलिसी है हमारी और ये कानून के मुताबिक हम करते हैं। हर इंस्टीट्यूशन का मतलब ये कि हर अस्पताल में ये होते हैं, ठीक है। कि कोई भी इवेंट अब हो जाए डेट के, तो फिर डेट के बाद उससे हम ये चीज़ें मतलब किया करा देते हैं, बताते हैं कि रिक्वेस्टिंग आर्गन और टिश्यू डोनेशन, उसको बताते हैं हम कि कोई भी आर्गन तो हम उससे लेते हैं, तो आप उस पर राज़ी है या नहीं है, ठीक है। तो ये परमिशन लेते हैं। ये हमारा लीगल एस्पेक्ट होते हैं ताकि हम पेशेंट की जो अटेंडेंस होते हैं तो उससे करते हैं, ठीक है। अगर वो मानते हैं कि डोनेशन हम करते हैं कोई भी आर्गन हो तो फिर ठीक है कि नहीं, तो ठीक है। अगर वो नहीं चाहते हैं तो फिर ठीक नहीं है, ठीक है। फिर एट्रोपी करा देते हैं। एट्रोपी का मतलब है कि वो रिटर्न परमिशन लेते हैं। सर्टिफाइंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द अकरेंस ऑफ डेट, तो फिर उसकी डेट को जो है वो सर्टिफिकेट करा देते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट्स करा देते हैं और उनको डेथ सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है। प्रोवाइडिंग सेफ एंड अप्रोप्रिएट पोस्ट मार्टम केयर, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो क्या करा देते हैं कि पोस्टमार्टम केयर देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद लीगल एस्पेक्ट में ये आते हैं कि डेट मस्ट बी सर्टिफाइड बाय फिजिशियन, जो डेट हुआ है वो लाजिम फिजिशियन से क्या हो, मतलब सर्टिफाइड हो, मीन डेट सर्टिफिकेट उसको मिला हो, ठीक है। इफ अनयूजुअल डेट एंड एट्रोपी पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में भी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो फिर अगर कोई किसी तरह का अनयूजुअल, मतलब डायरेक्ट जब क्या हो जाए, डेथ वाक़ हो जाए, तो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन लाजिम होना चाहिए, ठीक है। रिक्वायर्ड फैमिली मेम्बर कंसर्न एंड सिग्नेचर फॉर एट्रोपी, तो फिर अगर आपने भी देखा होगा कोई भी किसी तरह का भी पेशेंट अगर ऑपरेशन के लिए या बहुत ज़्यादा वो बड़ी सर्जरी के लिए वो लेके जाते हैं, तो जो अटेंडेंट उसके साथ होते हैं ना, तो उससे साइन लेते हैं। तो इस साइन का मतलब ये है कि अगर किसी तरह का भी, तो इस साइन का मतलब ये हम आपको बताएंगे, ये 3 पॉइंट्स है, ठीक है। तो इस साइन के नीचे ये 3 बातें लिखी हुई हैं। सेवरल रीजंस फॉर अ डेथ बिकमिंग केस ऑफ द कॉर्नर, ठीक है। तो सबसे पहले जो पॉइंट आपकी सिग्नेचर के नीचे आ जाती है, तो हमारे पास है कि डेथ बाय सक्सेशन, सब सबकी। अब ये बताते हैं कि डेथ बाय सक्सेशियस फिक्शियस मीन्स आर नॉट अंडर अ डॉक्टर केयर, ठीक है। तो वो बताती है कि ये डेथ जो हुआ है वो डॉक्टर के अंडर नहीं हुआ है, ठीक है। एक ये पॉइंट है। दूसरा जो पॉइंट है, डेथ रिजल्टिंग फ्रॉम एन एक्सीडेंट, और जो भी किसी तरह का भी ऑपरेशन में जब डेथ हो जाए तो वो किसकी वजह से, एक एक्सीडेंट था, ठीक है। वो किसी मतलब बाई फोर्स उसने नहीं किया हुआ, ठीक है। क्लाइंट हैज़ बीन हॉस्पिटलाइज फॉर लेस देन 24 आवर, ठीक है। फिर वो क्या करा देते हैं कि ये बताती है कि 24 आवर से लेस देन उसकी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, ठीक है। तो ये 3 जो है वो आपसे सिग्नेचर पे करा देते हैं। तो इसी वजह से कि वो कानून को भी अपने आप को क्या करा देते हैं, क्लीन करा देते हैं, ठीक है। डाइंग पेशेंट बिल राइट होते हैं, पैसिव एस्थूसिया होते हैं। फिर हमारे पास कैलिफोर्निया लॉ, उसने 1976 में राइट टू द डाइट बिल बनाया हुआ है। मुख्तलिफ़ किस्म के राइट्स होते हैं, तो वो भी उन क्या एक डेड पेशेंट को देना है। कैलिफोर्निया नेचुरल डेथ एक्ट, ये भी उसने एक बनाया हुआ है, कैलिफोर्निया नेचर, ठीक है।
फिर हमारे पास लॉस क्या है, ठीक है। तो लॉस अगर व्हेन अ वैल्यूड पर्सन ऑब्जेक्टिव सिचुएशन इज चेंज, ठीक है। तो हम हमारे पास जब कोई भी किसी तरह का भी वैल्यूड पर्सन होते हैं ना, और वो हमसे लॉस किया जाता है, ठीक है। मतलब जिस तरह का भी, जब हम एक चीज़ से एक चीज़ को या एक ऑब्जेक्ट को या एक सिचुएशन को चेंज करते हैं ना, तो वो हम लॉस कहते हैं। लॉस कैन बी डिफाइंड एज द अनडिजायरेबल चेंज और रिमूवल ऑब्जेक्ट ऑफ वैल्यू ऑब्जेक्ट पर्सन सिचुएशन, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन जब हमारे डिज़ायर में भी, हमारे ख्वाहिश में भी ना हो और वो चेंज हो जाए, ठीक है, और या रिमूव हो जाए, ठीक है। इनको या पर्सन हो, ऑब्जेक्ट हो, किसी तरह का भी चीज़ हो, तो उनको हम लॉस कहते हैं, ठीक है। लॉस इज ए यूनिवर्सल एक्सपीरियंस दैट अकर थ्रू आउट द लाइफ स्पेन। तो लॉस जो है वो हर किसी के साथ, और ये यूनिवर्सल ट्रुथ हम उनको कहते हैं कि लॉस हर किसी को आता है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ठीक है, कि वो लाइफ में हर किसी को आता है। फिर हमारे पास उसकी टाइप होती है। तो ये 3 टाइप से उससे भी इंस्यूज आया था, ठीक है। तो एक्चुअल लॉस क्या है कि कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अदर इंक्लूडिंग द पर्सन sustaining the loss, for example a person losing a leg, a limb, sponsule, value object, value job। इस जब एक पर्सन से देखे कि एक्चुअल लॉस वो लॉस होते हैं कि जब एक पर्सन से मतलब लॉस हो जाए, ठीक है, और वो लोगों को भी लोग भी देखते हैं और वो खुद भी देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन का एक्सीडेंट हो गया और उसकी हाथ या पैर जो पाँव जो है वो कट गया, मतलब इम्पोर्टेशन हो गया, तो क्या हो जाते हैं, तो ये एक्चुअल लॉस हो गया, ठीक है। कि दूसरों को भी पता, मतलब वो भी देखते हैं, जो सोशल लोग हैं, ठीक है, सोसाइटी में, और ख़ुद भी वो देखते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास परसिवेसिव लॉस होते हैं, फेल्ड बाय द पर्सन बट इंटेंगिबल टू अदर लॉस ऑफ योर यूथ, फाइनेंशियल डिपेंडेंस, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड प्रेस्टीज, ठीक है। तो हमारे पास परसुएसिव लॉस वो लॉस होते हैं जो कि वो खुद तो फील कराते हैं, ठीक है, लेकिन दूसरे लोग जो है वो फील नहीं कराते। पर उसने एग्जांपल दिया हुआ है, तो ये इसी तरीके से याद करना है। जब फाइनेंशियल आप मतलब कि वीक हो, तो दूसरे लोगों को पता नहीं चलता, ठीक है। वो आपको खुद पता होता है कि हमारे पास कोई फाइनेंस वगैरह ये नहीं है, ठीक है। या एक पर्सन ऐसा हो कि कोई इवेंट में वो मतलब कॉन्फिडेंस को लूज़ किया जाए, ठीक है, वो कॉन्फिडेंस लॉस करे, तो फिर उसको खुद पता चलता है, ठीक है, दूसरों को पता नहीं चलता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारे पास परसुएसिव लॉस हो। तो परसुएसिव लॉस पे कंसेप्चुअल ये है कि वो लॉस जो आप खुद परसीव करते हैं लेकिन दूसरों को वो परसेप्शन नहीं देता, ठीक है। फिर हमारे पास एंटिसिपेटेड लॉस होते, तो एंटिसिपेटेड लॉस क्या है, द पर्सन डिस्प्ले लॉस एंड ग्रीव बिहेवियर फॉर लॉस दैट हैज़ येट टू टेक प्लेस, ठीक है। तो हमारे पास एंटिसिपेटेड लॉस वो लॉस होते हैं जो कि आप डिस्प्ले कराते हैं, मतलब आप गम की बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। ग्रेप, हम गम को कहते हैं कि वो आप गम के थ्रू आप शो कराते हैं कि हमसे ये चीज़ जाने वाले हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल फैमिली विद टर्मिनली इल पेशेंट एंड सर्वाइव टू लेसन द इम्पैक्ट ऑफ एक्चुअल लॉस, ठीक है। जब एक पर्सन टर्मिनली इल हो, ठीक है, आपकी फैमिली में, तो आपको पता होता है कि ये बंदा हमसे जाने वाला है, ठीक है, मतलब उसका डेथ होने वाला है, तो उनको हम एंटिसिपेटेड लॉस कहते हैं, ठीक है। तो अच्छा गाइस, हमने ये फर्स्ट पार्ट जो है लॉस एंड ग्रीफ और डेथ, ये चैप्टर 10 नंबर चैप्टर पे रिकॉर्ड किया। और अगर आपने ये सब आपको सही इस तरीके से समझा हो, तो दूसरे पार्ट को भी हम अपलोड करने वाले हैं, तो इसको भी विजिट किया जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास पढ़े रहते हैं केम यू नर्सिंग लेक्चर अहमद यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। खुदा हाफिज़।